हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस डायरीज विद अंजलि तिवारी। तो कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ने में मस्त होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी एलटी ग्रेड 2018 का प्रीवियस पेपर पार्ट 3। इसके पहले मैं 60 क्वेश्चन आपको दो वीडियो में करा चुकी हूँ। उसके बाद के ये 30 क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले आप सभी चैनल पर विज़िट करने से पहले सभी लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नए हैं तो जुड़ जाइए सभी। चलिए हम शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पेलिग्रा नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो पेलिग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड, नियासिन या फिर कैल्शियम। तो आपका किसकी कमी से होता है पेलिग्रा रोग? आपका होता है, आपका राइट आंसर होगा नियासिन। नियासिन की कमी से पेलिग्रा रोग होता है। राइबोफ्लेविन किसकी वजह से होता है? विटामिन B2। फॉलिक एसिड किसकी वजह से होता है? B12। कैल्शियम की कमी होती है विटामिन D से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं। अल्फा टॉक्सिन किस में पाए जाते हैं? मूंगफली में, सेब में, दूध में या पनीर में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूंगफली में। मूंगफली में आपके अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं। दूध में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट की। पनीर में किसकी मात्रा होती है? प्रोटीन की, है ना। और आँखों के लिए, यानी कि आप अगर डेली एक सेब खा रहे हैं तो आप हमेशा रोग मुक्त रहेंगे। सुबह उठ करके आपको सेब का सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है? ल्यूसिन, एलानिन, वैलिन या फिर अर्जिनिन। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? अर्जिनिन, ठीक है। ये आपके अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। आपके अमीनो अम्ल होते हैं 20, है ना। आपके अमीनो अम्ल होते हैं कितने? 20। यानी कि 10 आपके आवश्यक होते हैं और 10 आपके अनावश्यक होते हैं, है ना। 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक। जो 10 आवश्यक होते हैं वो आपको बाहर से लेने पड़ते हैं, जो अनावश्यक होते हैं वो आपके पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है। तो विटामिन लोहे के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन B6 या फिर विटामिन E। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहे के अवशोषण में विटामिन C सहायक होता है। और कैल्शियम के अवशोषण में कौन सहायक होता है? कैल्शियम के अवशोषण में विटामिन D सहायक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। अंडे में बायोटिन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है। तो अंडे में बायोटिन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या होगा आपका? एविडिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन या फिर मेयोसिस। तो क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका एविडिन। एविडिन अंडे के बायोटिन में के साथ पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। एल्ब्यूमिन अंडे में पाया जाता है, प्रोटीन होता है अंडे का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्न पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। प्रसव के पश्चात प्रथम 3 दिन तक स्राव होने वाला तरल कोलेस्ट्रम कहलाता है। तो आपका ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसमें प्रोटीन की उच्च मात्रा होने का कारण ग्लोब्यूलिन की उपस्थिति है। तो क्या होगा आपका? केवल A, केवल B या फिर A और B दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा C, यानी A और B दोनों ही आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो आपको इसमें से देखना है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, अग्रसर होता है। तो आपका ये सही कथन है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, ये भी आपका सही कथन है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है, ये भी आपका सही आंसर है। तो क्या गलत है आपका? इसमें नहीं पूछा गया है, ध्यान से देखना। नहीं पूछा गया तो क्या होगा? विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तो आपका ये रॉन्ग है, ठीक है। विकास परिवर्तन का क्रम है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 5। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? 3 और
5, यानी आपका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत के प्रवर्तक थे। खेल की पुनरावृत्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे बताइए? हर्बर्ट स्पेंसर सीलर हैं, मैकडूगल हैं, स्टैनली हॉल हैं या फिर ग्रॉस हैं? क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? स्टैनली हॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेड्यूला की उपस्थिति किसकी विशेषता है? तो मेड्यूला की उपस्थिति होती है आपकी सूती रेशे में, ऊनी रेशे में, रेयॉन रेशे में या फिर सिल्क रेशे में। तो मेड्यूला की उपस्थिति होती है आपके ऊनी रेशे में। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सिल्क किससे प्राप्त होता है आपका? कोकून से, है ना। प्राणिज रेशा है। कपास क्या है आपका? प्राकृतिक रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अवशोषकता क्या है? बिना टूटे हुए मुड़ना। इलास्टिक रिकवरी, अत्यधिक दबाव के कारण अपने मूल आयतन में वापस आना। तो इसको मैच करना है, सूची ए को सूची बी से मिलाना है। ठीक है, प्रतिस्कंदता छिद्रों द्वारा ग्रहण करना। लचीलापन है खिंचाव व तनाव व ग्रहण करने के पश्चात अपने मूल लंबाई में वापस आना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवशोषकता को मैच करेंगे, यानी कि पहले का आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, लचीलापन बिना टूटे हुए मुड़ना, तो डी का आपका ए हो जाएगा। अब ये आपको पता ही होगा, प्रतिस्कंदता यानी कि मूल आयतन में वापस आना, तो तीसरे का आपका दूसरा हो जाएगा, है ना। इलास्टिक रिकवरी, मूल लंबाई में वापस आना, दूसरे का आपका हो जाएगा चौथा। तीसरे का हो जाएगा आपका दूसरा, और हो जाएगा पहले इसका डी का हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पहला क्या था? पहले का तीसरा था। ठीक है, देखिए हम यहाँ देखेंगे, पहले का तीसरा था, दूसरे का चौथा था आपका, तीसरे का पहला था और चौथे का आपका दूसरा था। ठीक है, तो ये आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कपास के रेशे की उत्पादन का सही क्रम लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो इसका सही क्रम क्या होगा आपका? सही क्रम देखेंगे हम। कपास के रेशे का पहला आपका क्या आएगा? इसमें पहला होगा आपका खेती करेंगे, है ना। क्या करेंगे? पहले हम खेती करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? खोलेंगे और जो इसमें बिनौले होंगे वो खोलेंगे और आपस में मिलाएंगे। फिर क्या करेंगे? बिनौले निकलना एवं बांधना। फिर क्या करेंगे? पहले खेती किया, खेती में जो कोए हुए, कोए को हमने खोला और आपस में मिलाया, फिर हमने बिनौले निकाले, फिर उसको बांधा, फिर हमने किया, फिर हमने धुना। हमने क्या किया? पहले खेती की, फिर निकाला, फिर बिनौले निकाले, बांधे, फिर हमने क्या किया? धुना। धुनने के बाद क्या किया हमने? धुनने के बाद कंघी केयर करेंगे, है ना। दूसरा हुआ, तीसरा था, चौथा था और फिर आपका सातवां था, फिर आपका पहला हो गया, यानी कंघी करेंगे। ठीक है, फिर आपका होगा पूनी बनाएंगे और फिर इसके बाद में आप लास्ट में
कताई करेंगे। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा, जिसमें 2 3 4 7 1 6 5 होगा, वही आपका राइट आंसर होगा। 2 3 4 7 1 6 5 यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। वस्त्र उपयोगी रेशों के आपस में सटने की क्षमता के गुण में से कारक योगदान है। तो वस्त्र उपयोगी रेशे के आपस में छटने की क्षमता को कारक किसका योगदान देते हैं? रेशे की सूक्ष्मता एवं सतह की प्रकृति, या फिर रेशे की लंबाई एवं कटाई द्वारा दबाव। तो इसमें क्या होगा आपका सही? रेशे की सूक्ष्मता और सतह की प्रकृति, यानी केवल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वस्त्र निर्माण की अवस्थाओं को क्रम से लिखिए। तो वस्त्र निर्माण की अवस्थाएं हैं, इनका क्रम क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहले आपका होगा ई, फिर होगा आपका बी, कॉम्बिंग करेंगे, पहले कार्डिंग करेंगे, फिर कॉम्बिंग करेंगे, फिर ड्राइंग आउट करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? रोबिंग करेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे आप? इसमें स्पिनिंग करेंगे, यानी बाद में लपेट लेंगे। पहले आपने क्या किया? कार्डिंग किया, यानी साफ रेशे को सुलझाया। फिर आपने क्या किया? आपने मतलब पहले आप साफ सफाई करेंगे रेशे की, फिर आप उसको कॉम्बिंग करके उसकी रेशे को सुलझाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? ड्राइंग आउट करेंगे, ठीक है, काटेंगे, फिर रोबिंग करेंगे यानी छटाई करेंगे, फिर उनको स्पिनिंग यानी लपेट लेंगे। ठीक है, सुलझी हुई रेशों को लपेट लेंगे। तो आपका ये राइट आंसर है EBACD। आपका राइट आंसर इसमें क्या है? ए। ठीक है, 5 यानी EBAC और आप D, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। रेशे का वह गुण जिसमें रेशे को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा ये आपका? लचीलापन, प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंधता या फिर तनाव सामर्थ्य। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिस्कंधता, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अपहोल्स्ट्री का उपयोग किया जाता है किसमें? फर्नीचर को ढकने के लिए, फर्श बिछावन के लिए, पलंग बिछाने के लिए, या फिर उपयुक्त सही। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? अपहोल्स्ट्री का उपयोग किसमें होता है? फर्नीचर को ढकने में, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विरंजक जो जैवल वाटर भी कहलाता है, तो क्या है विरंजक? किसको हम जैवल वाटर के नाम से जानते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम परबोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो किसको कहेंगे हम? डी को, सोडियम हाइपोक्लोराइड को जैवल वाटर भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अधिक ऐंठन युक्त धागे में ऐंठन की संख्या होती है। तो अधिक ऐंठन युक्त धागे की धागा संख्या कितनी होती है? 0 से 3, 3 से 7, 7 से 12, 12 से 15। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है? जेस्टेशनल डायबिटीज गर्भावस्था में होती है, डायबिटीज की पूर्व अवस्था है, गर्भावस्था के बाद होती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये होती है आपकी गर्भावस्था में, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या है? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन सी यांत्रिक परिसज्जा नहीं है? तो कौन सी परिसज्जा नहीं है? कैलेंडरिंग, सिंक्रोनाइजिंग, मोयरिंग, या सिलवट रोधी परिसज्जा। सिलवट रोधी परिसज्जा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? सिंक्रोनाइजिंग, श्रिंकिंग करना आपकी यांत्रिक परिसज्जा नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था? 24 दिसंबर 1980 को, 24 दिसंबर 1982 को, 24 दिसंबर 1986 को, या फिर 24 दिसंबर 2000 को। तो कब हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित? 24 दिसंबर 1986 को, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक सिलाई के धागे का गुण होना चाहिए, तो सिलाई के धागे का कौन सा गुण होना चाहिए? इलास्टिक रिकवरी, हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, एक्सेप्टेबिलिटी या गुड अपीयरेंस। तो आपका इसमें क्या होगा धागे का गुण? एक्सेप्टेबिलिटी, है ना, राइट आंसर हो जाएगा इसका एक्सेप्टेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शरीर का नाप लेकर विकसित किया गया पैटर्न क्या है? तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रेपिंग, ड्राफ्टिंग, क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन या उपयुक्त सभी। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ड्राफ्टिंग। ये क्या होता है ड्राफ्टिंग? शरीर का नाप लेकर के जो हम पैटर्न बनाते हैं वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक शादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट ना हो क्या कहलाती है? रचनात्मक नमूना, सजावटी नमूना, सतही नमूना या फिर उपयुक्त सभी। तो आपकी शादी पोशाक कैसी होती है? जो बिल्कुल सिंपल होती है ना, उसमें बाहरी सजावट आपकी नहीं दिखनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम रचनात्मक नमूना, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, रचनात्मक नमूना। अगर इसी पोशाक में हम कुछ डेकोरेट कर देते हैं तो फिर वो बन जाता है सजावटी नमूना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कार्बोनाइजिंग है, कार्बोनाइजिंग क्या है? ड्राइंग प्रोसेस, फिनिशिंग प्रोसेस, रोबिंग प्रोसेस या फिर रेटिंग प्रोसेस। तो इसमें आपका कार्बोनाइजिंग क्या है? फिनिशिंग प्रोसेस। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पर देखेंगे। बैठने और खड़े होने की स्थिति में शरीर का संतुलन बनाने के लिए आवश्यक मांसपेशी है। क्या है आपकी आवश्यक मांसपेशी? कंकाल मांसपेशी, जिस पे आप खड़े होते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, वो आपकी कौन सी मांसपेशी कहलाती है? कंकाल मांसपेशी, कोमल मांसपेशी या फिर हृदय मांसपेशी। तो आपकी ये कौन सी कहलाएगी? कंकाल मांसपेशी। इसी की वजह से तो आप लोग खड़े होते हैं ना, है ना, हम लोग खड़े होते हैं, तो कौन सी मांसपेशी है? कंकाल मांसपेशी, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हेल्पलाइन नंबर शब्द का प्रयोग किया जाता है। हेल्पलाइन नंबर शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? माइटोसिस, मियोसिस, म्यूटेशन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका क्या होगा? आपका राइट आंसर मियोसिस। मियोसिस में आपका हेल्पलाइन नंबर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रक्त कोशिकाएं जो मोनोसाइट से छोटी होती हैं और जिसमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है, क्या होगा इसमें आपका राइट आंसर? रक्त कोशिकाएं जो मोनोसाइट से छोटी होती हैं, इसमें क्या होता है? बड़ा केंद्रक पाया जाता है। क्या कहलाता है? एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल या फिर प्लेटलेट। तो क्या कहलाता है आपका ये? बेसोफिल। बेसोफिल यानी आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। रोसांक इंक ब्लॉक परीक्षण है एक क्या है? सामाजिक सांख्यिकीय तकनीक, रचनात्मक तकनीक, समाप्ति तकनीक या फिर प्रक्षेपण तकनीक। तो आपकी जो रोसा इंक ब्लॉक परीक्षण होता है वो किसके लिए होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण तकनीक, है ना। इसमें क्या होता है? आपको एक कागज़ दिया जाता है, इस पे आपको स्याही छिड़क दी जाती है, स्याही, फिर आप इस पेपर को आप फोल्ड करते हैं ना, जब फोल्ड करने के बाद फिर आप देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ चित्र बन के आ जाएगा। ठीक है, इसी परीक्षण इसको प्रक्षेपण तकनीक का नाम दिया गया है। इससे बच्चों की बुद्धि स्तर देखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। शोध की रूपरेखा जो आसान एवं स्पष्ट होती है। शोध की रूपरेखा जो आसान एवं स्पष्ट होती क्या कहलाती है? पूर्व परीक्षण रूपरेखा, निर्णायक शोध रूपरेखा, अन्वेषणात्मक शोध रूपरेखा और वर्णनात्मक शोध रूपरेखा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, वर्णनात्मक शोध रूपरेखा। आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे हम।
निर्देशन जो संभावित निर्देशन रूपरेखा के अंतर्गत आता है। सुदय निदर्शन, अभ्यांश निदर्शन, सोद्देश्य निदर्शन या सुविधापूर्ण निदर्शन। तो क्या कहलाता है इसमें? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सुदय निदर्शन। क्या कहलाता है आपका? सुदय निदर्शन। रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए आपको इसके लिए बुक पढ़नी पड़ेगी, है ना। ये रिसर्च से आपके क्वेश्चन हैं, 3-4 क्वेश्चन कम से कम आए हुए थे आपके LT 2018 में रिसर्च से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। परिकल्पना जो दो चरों में अनुमानित संबंध नहीं बताती है कहलाती है। क्या कहलाती है? एक पुच्छीय परिकल्पना, संबंधनात्मक परिकल्पना, द्विपुच्छीय परिकल्पना या फिर वर्णनात्मक परिकल्पना। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है इसमें? सी, यानी द्विपुच्छीय परिकल्पना जो दो चरों में संबंध नहीं बताती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्केल जैसे समेटेड स्केल भी कहते हैं। स्टेपल स्केल कहलाता है, बलपूर्वक स्टेप स्केल कहलाता है, लिंकर्ट स्केल कहलाता है या फिर अपेक्षाकृत स्केल कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? समेटेड स्केल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिंकर्ट स्केल। ये आपका समेटेड स्केल भी कहलाता है। ये थे आपके 32 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। कहीं मिस्टेक लगे तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में और मोटिवेट करते रहिएगा ताकि मैं आपको ऐसे ही अच्छी क्लासेस देती रहूं और न्यूज़ देती रहूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो करा देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और हाँ, क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा।